सुमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए इस पर चेक बाद में लेंगे, एक काम करते हैं। अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय जुड़ गए हैं। दीपक, गुड आफ्टरनून। शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आईटी के साथ, ऑब्वियसली, क्योंकि इतना पेन यहाँ पर और 52 वीक लो पर स्टॉक्स, स्पेशली लार्ज कैप आईटी, ये क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है या एक रीसेट है? ये फर्दर रीसेट है इंडियन आईटी स्टॉक्स में? क्या यहाँ से भी हम और 20-25% गिर सकते हैं? वैसे अनुज, गिर तो सकते हैं 25 और 50% भी गिर सकते हैं। और मतलब कुछ भी ऐसे वैसे मार्केट को इस तरह से नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। पर एक चीज जरूर है कि जो अर्निंग्स और जो कमेंट्री आई है वो काफी कॉशियस आई है। वो मैनेजमेंट भी ये कह रहे हैं कि हमें इतना मतलब ऑर्डर फ्लो नहीं नजर आ रहा कि हम आपको बता सकें कि ग्रोथ कितना होगा। थोड़ा सा उन्होंने सबड्यू कर दिया है एक्सपेक्टेशंस को। मुझे ये लग रहा है कि इस साल में यूएस अगर अपने रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो और नहीं बढ़ाते हैं और वो रिसेशन एक लेवल से कंट्रोल भी हो जाता है, तो बिजनेस और इंडिया की तरफ आएगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इट मे टेक अनदर 2 to 3 quarters, लेकिन रिकवरी आईटी में जरूर आएगी। आई थिंक देर आर मच बेटर वैल्यूएशंस नाउ। यहाँ से और अगर 10-20% और भी गिर जाता है तो वैल्यूएशंस और भी बेटर हो जाती हैं। पर आई थिंक यहाँ पे लार्ज कैप आईटी का ज्यादा फायदा है। उनके बैलेंस शीट्स बहुत बड़े हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, और वो अक्वायर भी कर सकती हैं छोटे आईटी कंपनीज को अगर उनकी वैल्यूएशंस और कम हो जाए तो आई थिंक दैट इज द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको 3 या 4 साल का अगर ये रखना होगा तो आई थिंक आईटी इज अ गुड टाइम टू गेट इन नाउ। लेकिन आई डोंट थिंक ये कह सकता हूँ कि ये बॉटम है। और बैड न्यूज और रिजल्ट्स भी और आएंगे, तो आई थिंक बैड न्यूज और आने को है आगे। और इवन मिड कैप आईटी में भी सेम भी होगा क्या दीपक? क्या मिड कैप आईटी में भी और डी रेटिंग बाकी है यहाँ पर? बिल्कुल। इनफैक्ट उनके जो पी रेशियोज थे मिड कैप आईटी के, वो काफी ज्यादा थे लार्ज कैप आईटी से। अगर आप एचसीएल की देखें या फिर टीसीएस की देखें, 19 से 25-26 के करीब हैं उनके जो पी रेशियोज हैं। वर्सेस अगर आप मिड कैप आईटी के देखें, कुछ कुछ स्टॉक्स तो 35-36 पे भी हैं। तो एक तो उनका वैल्यूएशन ज्यादा है और फिर उनके बैलेंस शीट्स उतने डाइवर्सिफाइड नहीं है उनका जो बिजनेस है, और उनके बैलेंस शीट्स भी छोटे हैं, तो उनका द एबिलिटी टू अक्वायर आल्सो बिकम्स लेसर। तो इस वजह से आई थिंक उनमें करेक्शन और ज्यादा आ सकता है अगर कमेंट्री बुरी हो, स्पेसिफिकली जिसमें क्लाइंट कंसंट्रेशन ज्यादा हो। कुछ ऐसे आईटी कंपनीज हैं जिनमें काफी 10-15% कंसंट्रेशन है टॉप 2-3 कस्टमर्स में। तो वहां पे आई थिंक सरप्राइजेस, नेगेटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं। तो आई थिंक मिड कैप आईटी में करेक्शन और आ सकता है। लार्ज कैप में आई थिंक विल बी स्टेबल। ओके, तो लार्ज कैप शायद स्टेबल रह सकता है, मिड कैप की सिचुएशन वर्सन हो सकती है। दीपक, आफ्टरनून। अब एक तो टेक्नोलॉजी जिसके नंबर्स इन्फी और टीसीएस से थोड़ा सा इंडिकेशन मिल गया है कि क्या हो सकता है बाकी सेक्टर का, लेकिन बैंकों में इस वीकेंड पे आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे। क्या एचडीएफसी बैंक से कुछ संकेत लेने चाहिए? एचडीएफसी बैंक ने साफ कहा है कि देखिए हम हाई इन्वेस्टमेंट फेज में हैं, तो वहां पर इसीलिए पैसा खर्च करता हुआ दिखाई दिया है बैंक का। तो नंबर्स ऑन एन एवरेज ओके थे, नथिंग आउटस्टैंडिंग। आईसीआईसीआई बैंक जो एक ज्यादा बेहतर परफॉर्मर रहा है इन द रीसेंट पास्ट, इससे उम्मीदें भी ज्यादा है, लेकिन डिलीवरी कैसी होगी? वैसे हम आईसीआईसीआई बैंक को ओन करते हैं हर्षदा, तो आई थिंक हम बायस्ड हैं इस रिगार्ड में। लेकिन इसमें ये है कि आई थिंक बैंकिंग सेक्टर अगर अच्छा करती है, यहाँ पे लार्ज कैप जो बैंक्स हैं वो अच्छा ही करेंगे एक तरह से, क्योंकि उनके जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो काफी, अगर आप आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के देखें तो कुछ ज्यादा बढ़े नहीं है इन कंपैरिजन विद छोटे छोटे बैंक्स थे। उन्होंने करीबन 8% देना शुरू कर दिया था, 8% से ज्यादा भी। लेकिन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने उतना नहीं बढ़ाया था अपने इंटरेस्ट रेट्स बल्क डिपॉजिट्स के लिए भी। तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि उनके मार्जिन पे उतना प्रेशर नहीं होगा। एचडीएफसी में ये था कि प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स उनका कम था। उन्होंने प्रोविजंस कम कर दिए पिछले साल के कंपैरिजन में, तो उनका प्रॉफिट 20% इंक्रीज हो गया। आई थिंक आईसीआईसीआई मे नॉट नीड टू डू दैट। उनका प्री प्रोविजन प्रॉफिट एक्चुअली काफी 18-20% पे ही ग्रो होगा।
पर देखेंगे अभी 2 दिन और में पता चल जाएगा कहाँ पे है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के जो इनिशिएटिव्स हैं आजकल, उन्होंने डिजिटल लोन्स और डिजिटल यूपीआई बेस्ड लोन्स ऑल्सो उन्होंने स्टार्ट कर दिए। वो पहले बैंक हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है जो नए यूपीआई का जो रेगुलेशन आया था क्रेडिट के साथ। तो काफी टेक्नोलॉजी में भी काफी अहेड हो गया है। आई थिंक उनके रिजल्ट्स और अग्रेसिव होने चाहिए और उनकी कमेंट्री भी और अग्रेसिव होनी चाहिए। 2 दिन में पता लग जाएगा, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव। तो उम्मीद काफी ज्यादा है आईसीआईसीआई बैंक से। आई कंप्लीटली एग्री ऑन द डिजिटल लोन फ्रंट, और गलती से आपने वो ओके दबा दिया, उसके बाद एक के बाद एक फोन आने लगेंगे कि आपने कुछ सिग्नल दिया था मोबाइल ऐप पर कि आप लोन चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और एरिया जहाँ पर हाल फिलहाल में और कुछ देर पहले हम इसकी बात भी कर रहे थे कि फार्मा में एक बहुत तगड़ा पुल अप देखने को मिल रहा है, एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। क्या आपने यहाँ पर कुछ पैसा एलोकेट किया है या फिर कुछ साइंस पढ़ने लगे हैं, स्पेशली पोस्ट डीवीज जो पिछले दो हफ्तों में आपको याद होगा एक दिन 9% भागा, कमेंट्री अच्छी हो गई थी, रिविजिट किया है सेक्टर को? वैसे अभी आई थिंक एक डेटा पॉइंट आया जरूर है कि उनके एक्सपोर्ट्स काफी इंक्रीज हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम देखें तो सीक्वेंशली उतना भी ज्यादा नहीं है। एंड जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि एफडीए के जो इंस्पेक्शंस हैं दे हैव बिकम मोर एंड मोर एक्टिव। सो कोविड की वजह से उन्होंने फिजिकल इंस्पेक्शंस कम कर दिए थे। आई थिंक उनका अभी वो बैकलॉग पूरा हो रहा है और उस बैकलॉग में इस सारे कंपनीज का आई थिंक फिर से एनालिसिस होगा। सो दैट कैन बी अ नेगेटिव सरप्राइज। The other one is margins सबके इस क्वार्टर में एटलीस्ट डेफिनेटली कम ही होंगे कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर। तो आई थिंक दैट विल आल्सो बी अ नेगेटिव सरप्राइज। सो हम लोग एक्चुअली उस हिसाब से देख रहे हैं कि देखिए एक्सपोर्ट्स तो ज्यादा है ही, पर मुझे मार्जिन्स लग रहा है उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे थोड़े से। सो वैल्यूएशंस भी ऑलरेडी काफी मतलब अर्लियर के कंपैरिजन में कम हो गई हैं। तो एक तरह से बैलेंस करके देखना पड़ेगा। आई थिंक विल वेट फॉर रिजल्ट्स। अभी कोई खास रिजल्ट्स नहीं आए, रिजल्ट्स के बाद ही हम लोग फार्मा में कॉल लेंगे। अभी हमारी पोजीशन बहुत कम है फार्मा में, इनफैक्ट ओनली वेरी कंपनीज विच आर बोथ इन केमिकल्स एंड फार्मा, उन दोनों के हैं हमारे पास, पर वी डोंट हैव एनी प्योर प्ले फार्मा कंपनीज राइट नाउ। ओके, दीपक जी ने अपना व्यू अब तक बैंक्स पे दिया, आईटी पे दिया, फार्मा पे दिया। दीपक जी ऑटो पे आते हैं। ऑटो में पहले स्पेशली टू व्हीलर स्पेस जहाँ पे लीडरशिप टीवीएस के हाथ में थी बिकॉज ऑफ देयर ईवी वेंचर, बट सडनली आई थिंक वो जो डिफरेंशियल था बिटवीन टीवीएस और बजाज ऑटो में वो सडनली खत्म हो गया। बजाज ऑटो अगेन ऑल टाइम हाई जोन के आसपास। टू व्हीलर स्पेस पे आपका टेक और एंटायर ऑटो में आपके प्रेफर्ड पिक क्या है इस वक्त, और स्पेशली आपका एक जो डेडिकेटेड व्यू है, मैं वो टू व्हीलर स्पेस पे चाहता हूँ दीपक जी। तो अभी टू व्हीलर्स में हमने फिर से एंट्री नहीं ली है। हम टीवीएस में थे, वी वर इन हीरो मोटोकॉर्प ऑल्सो, बट अभी तक जो डेटा आया हुआ है बोथ रजिस्ट्रेशन पे, अगर वाहन पोर्टल पे देखें या फिर कंपनी के अनाउंसमेंट से, उनमें कोई ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं लग रही है, नहीं मतलब नजर नहीं आ रहा है एटलीस्ट कि टू व्हीलर के सेल्स अदर देन ईवी में कोई खास अंतर आया हुआ है। 2018 से काफी डिप्रेस्ड हैं। आपको आई थिंक शायद याद होगा ये 2018 या 19 में हीरो मोटोकॉर्प ने एक महीने में 7 लाख व्हीकल का सेल हुआ था। उसके बाद से वो नंबर अभी भी बीट नहीं हुआ है किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ, एंड दैट हैज कंटिन्यूड। सो आई थिंक TVS is probably the best in that pack, in the sense कि वो एक ऐसी कंपनी है जिनका मार्केट शेयर अभी बढ़ा है और उनकी जो ईवी की कैपेबिलिटी है वो भी काफी स्ट्रांग हो गई है। बट बियॉन्ड दैट द सेक्टर इटसेल्फ वो काफी वीक है। आई थिंक पैसेंजर व्हीकल्स में दैट इज वेयर ऑटो में हमारा ज्यादा फोकस है, पैसेंजर एंड हेवी व्हीकल्स में। आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स में एंड पैसेंजर इज वेयर वी हैव सम पोजीशन M&M। वहां पे एटलीस्ट डेटा ये दिखा रहा है कि उनके मार्केट शेयर के जो गेन्स हैं वो काफी ज्यादा है और अभी भी काफी सस्टेन्ड हैं।
तो जब रिकवरी आएगी तो इट विल अफेक्ट बोथ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स। तो उसमें वो फोर व्हीलर कंपनी थोड़ी बेटर करेंगी, पर आई थिंक स्टॉक प्राइसेस में ऐसे नजर आ रहा है कि टू व्हीलर की रिकवरी काफी ऑलरेडी हो गई है। हमें तो मतलब डेटा से नहीं नजर आ रहा, तो हमें बस हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशंस या फिर सेल्स में डेटा में दिखे कि रिकवरी आई है। दीपक, आपकी ट्वीट जो जोमेटो ये ब्लिंकिट वाला जो स्ट्राइक है उस पर काफ़ी वायरल हुई। मैं देख रहा था करीब 3-3.5 लाख व्यूज़ आए उस ट्वीट पर। ज़रा एक बार हमारे व्यूअर्स को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करिए इसको, और अब आपका व्यू क्या है इस पूरे इशू को लेकर। सो अनुज, आई थिंक वो पता नहीं वो एक नॉर्मल सा ट्वीट था, आई थिंक कैसे इतना ज्यादा ये हो गया। बट आई थिंक नॉर्मल ये बताओ तो ये सिंपल सा चीज है कि अगर ब्लिंकिट और जो इंस्टामार्ट है स्विगी से, ये जो कंपनीज हैं उनके पास खुद के कोई व्हीकल्स नहीं है, उनके पास खुद के राइडर्स भी नहीं है, उनके कोई एम्प्लॉइज राइडर्स नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि लोगों को ये बोलते हैं कि देखिए आप बाइक लीजिए, आप फोन लीजिए, उस पर हमारा सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको ऑर्डर्स आएंगे, आपको पिकअप करना है हमारे डार्क स्टोर से, और उस स्टोर से लेके जाना है आपको डिलीवरी में। और डिलीवरी के आपके मिलते हैं 15 रुपए या 25 रुपए या 50 रुपए। पहले 50 हुआ करता था, फिर 25 हो गया। अब उन्होंने क्या, आप काफी ऑर्डर्स आई जो 25 या 50 रुपए थे, वो कस्टमर नहीं देता था। वो हम अगर ऑर्डर करते हैं तो यूजली कहते थे फ्री डिलीवरी अबाउट 200 रुपीज, अबाउट 300 रुपीज। तो हम लोग वो 300 रुपए का ऑर्डर कर लेते थे और फिर 10 मिनट में वो डिलीवरी घर पे आती है। अभी चलो 20 मिनट या 25 मिनट में आती है, पर फिर भी ये जो कॉस्ट है कि जो पेट्रोल का कॉस्ट है स्टोर में जाके अगर किसी के घर में देना है, वो कॉस्ट ही करीबन 20 या 25 रुपए हो जाता था। तो लोग जो पैसे बनाते थे, अगर राइडर्स पैसे बनाते थे, उनको 15 ऑर्डर्स पर डे करना होता था या 20 ऑर्डर्स पर डे करना होता था। और कंपनी अपने पॉकेट से, कस्टमर से पैसे नहीं लेती थी, अपने पॉकेट से राइडर्स को वो एक्स्ट्रा पैसे देती थी। आप देखिए ब्लिंकिट अगर महीने का आई थिंक 90 करोड़ या उनका लॉस है, वो लॉस इसी से होता है कि वो अपने पॉकेट से देते हैं राइडर्स को, और फिर बाकी दूसरे खर्चे भी होते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि देखिए हम प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, कहाँ से प्रॉफिटेबल हो, अगर हम कस्टमर को चार्ज करें तो कस्टमर देंगे नहीं और ऑर्डर करना बंद कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, राइडर के फीस का कम कर देते हैं, 25 रुपए से 15 रुपए कर देते हैं। अगर जब उन्होंने ये किया तो राइडर्स ने स्ट्राइक कर दिया, और राइडर्स ने जब स्ट्राइक किया तो काफी उनके स्टोर्स बंद हो गए। आप कई जगह ऑर्डर नहीं कर सकते आप इन ऐप से, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है राइडर्स की। लेकिन ये प्रॉब्लम ही है कि इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक कि या तो कस्टमर पे करें या फिर राइडर्स अपना कॉस्ट कम करें, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें जिसमें पेट्रोल नहीं हो या फिर मेंटेनेंस कम हो। और काफी राइडर्स भी हैं, तो अभी दिन में आई थिंक 18 घंटे काम करने पड़ते हैं 15 ऑर्डर्स लेने के लिए, क्योंकि इतने सारे राइडर्स रजिस्टर्ड हैं। वो भी कम होने चाहिए, नहीं तो वो डिमांड उतनी ज्यादा है नहीं। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा, आई थिंक द बिजनेस इज वेरी अनप्रॉफिटेबल। तो मैंने ये लिखा था कि अगर इस तरह से चला तो लॉस मेकिंग कितनी देर चलेगा। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, उनकी फंडिंग की ऑप्शंस, उनके फंडिंग के ऑप्शंस भी कम हो गए हैं, तो उनको एक दिन तो प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। और जब तक ये इकोनॉमिक्स या फिर मॉडल चेंज नहीं होता, करंट मॉडल से प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। दीपक, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, ये ऐसा टाइम था जब हमने देखा था ब्याज दरों में काफी इजाफा देखने को मिला। उसके बाद ये पॉलिसी में कोई चेंज नहीं, और तब चर्चा ये हो रही थी कि क्या डेट की तरफ वो फंड फ्लो जाता हुआ बढ़ सकता है। अब करंट सिचुएशन को देखकर क्या इस समय आपने जब अपने पोर्टफोलियो को, जो पैसा आप मैनेज कर रहे हैं, कितना हिस्सा डेट में है, कितना आप इक्विटी की तरफ कमिटेड हैं, या फिर स्विच करना चाहते हैं? हर्षिता, हमारा जो पीएमएस है उसमें कॉन्ट्रैक्टेड होता है कि अगर हमने कुछ पैसे लिए हैं वो तो सिर्फ डेट में ही डालने हैं, और कुछ पैसे जो है इक्विटी में डालने, तो वैसे वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनका जो डेट में था इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम डेट फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड्स में हमने लॉन्गर ड्यूरेशन के फंड्स लेना स्टार्ट कर दिया था लास्ट महीने से। वो एक्चुअली ट्रिगर हुआ था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट में चेंज कर दिया कि डेट फंड्स अगर आप April 1 के बाद खरीदो तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा।
तो हमने अप्रैल 1 से पहले ही वो वाले डेट फंड खरीद लिए। लेकिन हमारा अभी ये मानना है कि इंडिया में इन्फ्लेशन और कम होगा इस साल में एटलीस्ट, और अगर ऐसे कम होता गया तो आरबीआई शायद रेट कम ना करे, लेकिन रेट और बढ़ाएगी नहीं। आप अगर देखें तो अभी 10 साल का जो इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें भी 7.2% ही मिल रहा है, और 1 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें भी 7.1% ही मिल रहा है। तो डिफरेंस कोई नहीं है अगर आप 1 साल के लिए का बॉन्ड खरीदे या 10 साल का बॉन्ड खरीदे। लेकिन ये इसका यही मतलब है कि लोग समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट्स और कम होंगे, शॉर्ट टर्म में शायद थोड़े से बढ़े रहेंगे थोड़ी देर के लिए। हमें ये अब ये लग रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है मे बी 75-80% जो आपने डेट में रखा हुआ है वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। 20% या 30% आप शॉर्ट टर्म में रख सकते हैं थोड़े से लिक्विडिटी के लिए। और डेट फंड में अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने में उतना फायदा नहीं है जितना पहले था। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो उसको बेचिए मत, क्योंकि अब उसको लॉन्ग टर्म होने दीजिए, क्योंकि उसका टैक्स बेनिफिट उससे ज्यादा होगा। तो बस हमने थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हैं। आई थिंक डेट के यील्ड्स यहीं पे रहेंगे एटलीस्ट 6-7 मंथ्स के लिए, जब तक कि यूएस के रेट्स में कोई बदलाव ना आए। उसके बाद हमारे रेट्स भी कम होंगे। ओके, चलिए, शुक्रिया दीपक ये सारी जानकारी और सारी बात हमसे करने के लिए, और फिर मिलेंगे आपसे। आज जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन